जब भी इतिहास का शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में ये जिज्ञासा होती है कि आखिर उसका इतिहास क्या रहा होगा। लेकिन उससे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि आखिर इतिहास का अर्थ क्या होता है। इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिससे हम मनुष्य जाति की जो उनके बारे में स्टडी है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। और इतिहास शब्द का जो जनक हैं वो हैं हेरोडोटस, जिनको संस्कृत भाषा में हरिदत्त के नाम से जाना जाता है। और हरिदत्त जी की ये सबसे ज़्यादा कोशिश थी कि इतिहास के बारे में हमारी आने वाली पीढ़ी भली-भांति से समझ पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड में, आपके साथ हिमांक और कैमरे के पीछे हैं मेरे साथी आशीष अग्निहोत्री। इतिहास के बारे में इतना सब कुछ बताने के पीछे हमारा मकसद ये है कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आपको आज़ादी के लिए 200 वर्षों तक जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी है उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दे सके। इसलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मनीष त्रिपाठी जी, जो इतिहासकार हैं, और उनसे जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई के लिए जो 200 वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया उसके बारे में क्या विस्तार से जानकारी है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। सबसे पहले बात ही करते हैं, मुद्दे पर ही आएंगे कि वर्ष 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। इसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जहन में ये रहता है कि अगर भारत में हमें कब्जा करना है, सत्ता जमानी है, तो उसके लिए हमें मुगल शासकों को अपने वश में करना होगा। उसके लिए एक इतिहास में लेख मिलते हैं। एक तो इतिहास में लेख ऐसा मिलता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने सबसे पहले जहांगीर को लालच और लोभ देने की कोशिश की। दूसरा ये भी आता है कि जहांगीर की जो बेटी थी वो कोई कष्टदायी पीड़ा से प्रताड़ित थी, गुजर रही थी, और उन्होंने कुछ ऐसा इलाज किया जिससे वो खुश हो जाते हैं, और खुश होने के बाद उनको वो फरमान जारी कर देते हैं कि आप यहाँ पर आराम से वो बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। देखिए, इस संबंध में सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि जहांगीर का शासनकाल एक ऐसा माहौल में था जब पूरे भारत में मुगल साम्राज्य एक छत्र राज कर रहा था और लगभग चारों दिशाओं में शांति थी। कहीं से विद्रोह की वो नहीं आ रही थी कि मुगल साम्राज्य का विद्रोह करना, मराठे हार चुके थे, सारा कुछ ऐसा कुछ बचा नहीं था जो मुगल सल्तनत को चैलेंज कर सके। और इसको देखकर विभिन्न देशों से, पश्चिम देशों से, खासकर यूरोपीय देशों से कई लोगों ने कोशिश की। अलग अलग तरह से डच इंडिया आ गए, फ्रांसीसी इंडिया आ गए। इन्होंने अपनी अपनी अलग अलग ईस्ट इंडिया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले ही ये ताकतवर दो कंपनियां हो गईं जो बादशाहों से अलग अलग तरह के टैक्सेस देकर यहाँ बिजनेस कर रही थी अपने अपने देश के प्रतिनिधित्व में। अब 16वीं शताब्दी में 1605 ईस्वी में हेक्टर नाम के एक जहाज से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के उद्देश्य से यहाँ पर पहला ब्रिटिश जहाज आकर रुका। कहाँ रुका? आकर सूरत में। सूरत के बंदरगाह में जैसे ही वो हेक्टर नाम का जहाज आकर रुकता है, वहां पर वो लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से फरमान लेकर आए थे। जॉर्ज पंचम से वो फरमान लेकर आए थे यहाँ पर बिजनेस करने का। तो जहांगीर के दरबार में वो हाजिर होता है बतौर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत की हैसियत से। जो उनका गवर्नर आया था वो राजदूत, अथॉराइज्ड राजदूत बनकर आया था। तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत आए हैं करके जब वो जहांगीर के सामने पहुंचता है, जानता था कि मुगल शासकों को चाटुकारिता पसंद है, इसलिए वो झुककर सलाम करता है, उनके कदमों पर बैठता है, महंगे महंगे गिफ्ट उनको देता है और इस तरीके से वो उनसे परिचय अपना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है। लेकिन जहांगीर उसे कोई भाव नहीं देता, क्योंकि जहांगीर इनसे पहले से फ्रांसीसियों के बहुत संपर्क में था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों से बहुत संपर्क में था। तो वो शाही फरमान जो उनके जॉर्ज पंचम का मैसेज लेकर आया था, क्वीन एलिजाबेथ का मैसेज लेकर आया था कि हमारी कंपनी है जो आपके यहाँ व्यापार करेगी, इन्हें कुछ छूटें प्रदान कर दीजिए, वो कहता है सोचेंगे करके चला जाता है। ये घटना है 1608 ईस्वी की। अब इसके बाद लगभग 6-7 सालों तक उसको कोई खास रियायत नहीं दी जाती, ना कंपनी को कोई परमिशन दी जाती है बिजनेस की। केवल वो तटीय क्षेत्रों में मसाले खरीदते हैं, इंग्लैंड ले जाते हैं। ये
साधारण था, उनकी उपस्थिति भी भारत के नक्शे पर कहीं नहीं दिखती है। जी। लेकिन 1615 अगले 8 वर्षों में मूल-चूल परिवर्तन हो जाता है। ब्रिटिश कंपनी के जो अधिकारी यहाँ थे, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ उनका, तो वो अंग्रेज लगातार उनके ऑफिस में जाते रहते हैं, जहांगीर के दरबार में अपनी सलामी देते रहते हैं। तो वहां पर दो घटनाएं हैं इसके संबंध में, दो किंवदंतियां प्रचलित हैं। अब कौन सी सही है, मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन दोनों को लगभग बराबर तरीके से पढ़ाया जाता रहा है इतिहास में। मैंने बचपन में कई कहानियों में खुद भी पढ़ा है। तो उसके आधार पर सबसे पहली और प्रचलित और विश्व मान, जिसको पूरे विश्व के इतिहासकार मानते हैं, वो ये है कि जहांगीर शराब पीने का बहुत शौकीन था। अच्छा। पहली जो मूलभूत, जिसमें सारे विश्व के इतिहासकार सहमत हैं कि जहांगीर शराब का बहुत शौकीन था। भारत में देसी शराब बनती थी और इसका जो इफेक्ट था उतना क्विक नहीं होता था जितना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारी अपने साथ इंग्लिश वाइन लेकर आए और वो उन्होंने जहांगीर को गिफ्ट दी। तो 1615 में जहांगीर ने जब वो शराब टेस्ट की तो उसके बाद उसने इंग्लिश शराब का वो इतना बड़ा फैन हो गया कि उस राजदूत को बाकायदे अपने महल में रख लिया और वो गिफ्ट में इंग्लिश वाइन लाता था और जो जो परमिशन लेनी थी वो सारी परमिशन 1615 ईस्वी में उसको मिल गई। तो पहला तो एक लॉजिक ये बनता है कि अंग्रेजी शराब के शौकीन होने के कारण जहांगीर ने भारत को अंग्रेजों की पराधीनता में ढकेल दिया। पहला जो जहांगीर के खिलाफ ये तथ्य जाता है कि वो शराब का शौकीन था, इसलिए उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो सारे घातक अधिकार दे दिए जो भारत के लिए आगे नुकसानदेह साबित हुए। दूसरी कहानी ये बनती है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, क्योंकि जहाज का सफर 24 घंटे का या एक दिन का 2 दिन का तो होता नहीं, महीनों में इंग्लैंड से इंडिया आना वापस जाना, तो वो अपने साथ एक पूरा हॉस्पिटल फैकल्टी लेकर चलते थे जिसमें नर्सेज होती थी, डॉक्टर्स होते थे। जहांगीर की पुत्री या तो जल गई थी, इस बारे में इतिहास में स्पष्ट नहीं है कि क्या बीमारी थी, लेकिन या तो जल गई थी या उसे फोड़ा था, सोर कहते हैं इंग्लिश में। तो उसकी थाई में एक घाव हो गया और वो घाव पूरे भारत के आयुर्वेदिक चिकित्सक वैद्यों को, हकीमों को यूनानी पद्धति से, आयुर्वेद पद्धति से हर तरीके से उसको ट्रीटमेंट कराने के बाद भी वो सही नहीं हो रहा था। जहांगीर उसको लेकर बड़ा उदास रहता था। अंग्रेज अधिकारी जब भी उससे मिलने जाते थे ये पूछते थे, हुजूर आपके चेहरे का वो नूर गायब है, आप उदास दिख रहे हैं, क्या वजह है? जहांगीर ने वो वजह बताई तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम आपको मींस आपकी पुत्री का इलाज करने का हमें भी मौका दीजिए, हम एलोपैथी से करते हैं अपना तरीके से, 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम दे दीजिए। विदिन 1 वीक उसने वो ट्रीटमेंट कर दिया, बच्ची का दर्द खत्म हो गया। राजकुमारी का नाम था जहांआरा, जो जहांगीर की बड़ी पुत्री थी, शाहजहां से बड़ी बहन थी। उस जहांआरा के थाई में जो घाव था, पीड़ा थी, वो समाप्त हो गई। जहांगीर इससे बहुत प्रसन्न हुआ और इतिहासकार लिखते हैं कि उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों को वो सारी सुविधाएं दे दी जो उनको चाहिए थी। उनको अपना कोर्ट बनाना था, फोर्ट में किले बनाने थे, अपना उसके लिए तर्क दिया कि हम महंगा सामान लेकर आते हैं, गांव के लोग उठा उठा कर ले जाते हैं, हमें कुछ सैनिक रखने दीजिए। सेना बनाने की परमिशन, फोर्ट बनाने की परमिशन, गोदाउन बनाने की परमिशन, ये सारी परमिशन जो भी चाहिए थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई। तभी 1619 तक देश के 4 हिस्सों में उन्होंने अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। चारों तरफ जहां भी समुद्री इलाके थे, कोस्टल एरियाज में, पूरा हर जगह उनको वैलिड परमिशन मिल गया। जहांगीर बादशाह था हिंदुस्तान का, उसने उनको परमिशन दे दिया और रोज उनकी शराब पार्टीज होती थी, तो जो नई परमिशन चाहिए वो ले लेते थे। किसी की सैनिक की, सेनापति की हिम्मत नहीं होती थी अंग्रेजों का विरोध करने की कि साहब के साथ रोज बैठते हैं बादशाह के साथ, इसलिए फिर उनको धीरे धीरे पूरा 23 जून 1757 इसको कहा जाता है कि अंग्रेजों का स्थापन करने का, भारत में सत्ता जमाने का पहला दिन शुरू हुआ था इसी से, जिसको बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है। इस बैटल ऑफ प्लासी में ही अंग्रेजों ने फूक डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। देखिए, फूट डालो एंड राज करो, ये इंग्लिश में बहुत फेमस एक सेइंग है, डिवाइड एंड रूल। और अंग्रेजों का पूरे विश्व में जितने भी कंट्रीज में रूल रहा है, उनका सीधा एक ही मोटो था, ताकत को बांट दो और दोनों को बारी बारी से हरा दो। तो इस परिप्रेक्ष्य में जहां तक प्लासी के युद्ध की बात है,
1757 में ये घटना हुई, 23 मार्च को शायद हुआ था, 23 मार्च 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई। प्लासी की लड़ाई की बहुत सामान्य वजह ये थी कि उस समय तक देश में औरंगजेब का शासन आ चुका था। औरंगजेब बादशाह था और वो जहांगीर की परमिशन से ली गई अंग्रेज कंपनी, डच कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इन सब से टैक्सेस लेता था। आप बिजनेस करेंगे, ठीक है, हमारे दादा ने आपको परमिशन दी थी, आप रहिए, बाप दादाओं ने, पूर्वजों ने, लेकिन आप टैक्स देंगे हमें हर जगह। व्यापार का टैक्स लेता था। बंगाल में उस समय मीर जाफर का शासन था, सिराजुद्दौला का, सॉरी, सिराजुद्दौला का शासन था। मीर जाफर उनका मुख्य सेनापति था। तो सिराजुद्दौला भी औरंगजेब को टैक्सेस देते थे। धीरे धीरे उन्होंने टैक्सेस देना बंद कर दिए कि हमें औरंगजेब की सल्तनत से कोई लेना देना नहीं, हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, हम अलग राज्य हैं, हम औरंगजेब की दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं हैं। तो औरंगजेब को ये बात खराब लगी, लेकिन उस समय तक वो इतना बुजुर्ग और इतना कमजोर हो चुका था कि वो बंगाल के खिलाफ कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकता था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बिजनेसमैन थे, अभी तक वो अपनी आर्मी भी बना चुके थे और ये सब करके उन्होंने मौका देखा कि अब बादशाह औरंगजेब का डायरेक्ट दखल है नहीं, तो सिराजुद्दौला से उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हम जो टैक्सेस, बिजनेस के टैक्सेस हम आपको देते थे, हम आपको नहीं देंगे, हम टैक्स फ्री बिजनेस करेंगे। सिराजुद्दौला ने इस बारे में थोड़ा तनातनी हुई, तो अंग्रेजों ने कोलकाता के पास एक जगह फोर्ट विलियम नाम के स्थान पर एक किले का निर्माण शुरू कर दिया। वहां अंग्रेज अपना गोला बारूद और सैनिकों को रिजर्व रखने के लिए फोर्ट विलियम, जो प्लासी का युद्ध है उसमें फोर्ट विलियम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। फोर्ट विलियम के निर्माण होने लगा। सिराजुद्दौला को जब ये भनक लगी कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, एक मजबूत ताकत बना रहे हैं ये अंग्रेज लोग, तब सिराजुद्दौला ने आधी रात को आक्रमण कर दिया फोर्ट विलियम पर और बाकी सारे अंग्रेज वहां से भाग गए। लेकिन 146 जो आधिकारिक नंबर है, इतिहास में दर्ज है, 146 लोगों को वहां से फोर्ट विलियम से गिरफ्तार किया गया, जिसमें अंग्रेज ऑफिसर तो भाग गए, तो उनकी फैमिली थी, महिलाएं थी, बच्चे थे, और उनको एक जगह ऐसे कमरे में बंद किया जहां पूरा एक बड़ा सा हॉल था, ऊपर से कोई दरवाजा नहीं था, जमीन के लेवल पर था, उसमें एक मैन होल बनाया था, एक गड्ढा बनाया था। उस गड्ढे से उन्होंने पूरे 146 महिलाओं, बच्चों और आदमियों को, अंग्रेजों को, 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया और उस ढक्कन को लगा दिया। उससे कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। उस पूरे एपिसोड को ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से इतिहास में जानते हैं। अब रात भर वो लोग बंद में रहे, ना कोई खिड़की ना कोई दरवाजा। मॉर्निंग में जब उस डब्बे को खोला गया, 23 आदमी जिंदा थे, 123 आदमी कैजुअलिटीज हो चुकी थी। रात भर में ऑक्सीजन की कमी के कारण, दम घुटने की वजह से, उसमें 123 महिलाएं, पुरुष और अंग्रेज बच्चे मर चुके थे। इस घटना की रिपोर्ट जब वहां की गई, इंग्लैंड में बताया गया, जॉर्ज पंचम के बाद जो शासक थे उन्होंने जब इसका संज्ञान लिया, उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा हम इसका बदला लेंगे। इसके लिए उन्होंने लॉर्ड क्लाइव को भेजा। लॉर्ड क्लाइव जो मद्रास रेजिडेंसी में पहले से मौजूद थे, उनको अधिकार दिया कि आप जाकर बंगाल में। लॉर्ड क्लाइव को ये भी तो कहा जाता है कि भारत के विस्तार में सबसे अहम भूमिका लॉर्ड क्लाइव की है, बिकॉज उसने बंगाल को ये दो लड़ाइयां आप जोड़ लें, प्लासी का युद्ध और इसके 6-7 साल बाद बक्सर का युद्ध, इसके बाद से मुगल शासन खत्म हो गया था, औरंगजेब की कोई अहमियत नहीं बची थी और पूरे देश पर एक छत्र राज अंग्रेजों ने किया बक्सर की लड़ाई के बाद। लेकिन यहाँ ब्लैक होल ट्रेजेडी को अभी छोड़ दीजिए, वहां डिवाइड एंड रूल की जो हम लोग बात कर रहे थे, सिराजुद्दौला अंग्रेजों के खिलाफ था और एक बहुत मुद्दा मिल गया था कि हमारे 123 बच्चों को, महिलाओं को मारा। युद्ध की नीति में बच्चे और महिलाएं कभी शामिल नहीं थे। दुश्मन को मारेगा, फैमिली पर हमला नहीं होगा। ये पहली बार था जब बच्चे तक मरे थे। अंग्रेज अपना प्रतिशोध लेने के लिए आज तक जाने जाते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, लादेन को ढूंढ कर मारा अभी कुछ दिन पहले, फिर से काबुल में हमला करके उनके दूसरे लीडर को मारा। तो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला का जो वो मुख्य सेनापति था मीर जाफर, उससे चुपचाप मिले, उसको महंगे गिफ्ट दिए, उसको प्रलोभन दिया कि सिराजुद्दौला की से युद्ध में आप हमारी मदद कर दो, सिराजुद्दौला को मारकर हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। मीर जाफर उनके झांसे में आ गया। मीर जाफर ने, चूंकि चीफ सेनापति था, युद्ध में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई तो सिराजुद्दौला अकेला था। मीर कासिम की पूरी सेना, मीर सिराजुद्दौला की पूरी सेना, अंग्रेजों की पूरी सेना, सबने मिलकर सिराजुद्दौला को वहीं पर मार दिया।
और मीर जाफर वहां से उस दिन से बंगाल का नवाब बन गया। अब क्योंकि मीर जाफर अंग्रेजों के कंधे पर चढ़ के गद्दी तक पहुंचा था, तो अंग्रेज उससे हर 2-3 महीने के बाद 10 लाख दे दो, 15 लाख दे दो, अलग अलग ऐसे टाइम करके पे कर उससे वसूलते थे। एक्स्ट्रा मनी, अपना प्रोटेक्शन मनी, अपने आर्मी का खर्चा करके उसको इतना पैसा मांगते थे कि मीर कासिम परेशान हो गया, उसने पैसे देने से मना कर दिया। जैसे ही पैसे देने से मना किया, तो डिवाइड एंड रूल, पहले सिराजुद्दौला और मीर कासिम को डिवाइड किया, वही पॉलिसी उन्होंने फिर से रिपीट की। मीर जाफर और सिराजुद्दौला को डिवाइड किया। अब मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। मीर कासिम से बोले कि आप मीर जाफर को हरवा दीजिए, हम आपको नवाब बना देंगे। मीर जाफर भी झांसे में आ गया, उसने मीर कासिम का विद्रोह कर दिया और आधी सेना अंग्रेजों के साथ मिला के सेम वही सिराजुद्दौला वाली कहानी दोहराई गई। इस बार मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बना बना दिया दिया गया। गया। अब मीर जाफर ने कुछ दिन शासन किया, उसे समझ में आ गया कि मैं पपेट हूँ, मैं कठपुतली हूँ, मुझे ये अंग्रेज जैसा नचाएंगे, मुझे नाचना पड़ेगा। धीरे धीरे उसने भी विरोध करना शुरू किया। इन्होंने विरोध करना शुरू किया जब, तो अंग्रेज फिर से अब क्या करें, अब क्या करें, पुनः इन्होंने रिवर्स गियर डाला, मीर कासिम से कांटेक्ट किया, अगर आप हमारी बातें मानो तो हम जाफर को हटाकर आपको बना दें। फिर से एक मीर बार कासिम को दोबारा से मीर कासिम को नवाब दोबारा बना से दिया। बंगाल का नवाब बना दिया गया और अब मीर जाफर ने टोटल सरेंडर कर दिया, आप पूरा सब कुछ चलाओ, हमें बस जिंदा रहने दो शांति फिर से। मीर कासिम ही बैटल ऑफ बक्सर के लिए अवध के नरेश और मुगल शासकों के साथ मिलकर के बैटल ऑफ बक्सर होता है फिर। हाँ, अब प्लासी की लड़ाई से लेकर बक्सर की लड़ाई तक 2 बार सत्ता परिवर्तन हो गया। सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, मीर वापस जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर फिर से बन गया। ठीक है, अब जब मीर जाफर फिर से बन गया, तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि उसने अंग्रेजों से बचने के लिए, अंग्रेज जो उसे रोज टॉर्चर करते थे, उसने अपनी राजधानी मुंगेर ट्रांसफर कर दी। अच्छा। सिराजुद्दौला के समय तक और मीर जाफर, मीर कासिम के समय तक जो राजधानी थी, उसने वहां से लगभग 150-200 किलोमीटर दूर वो मुंगेर पहुंच गया कि मुंगेर अंग्रेजों का ज्यादा इंटरफियर नहीं है, तुम वो पूरी राजधानी में आराम से रहो, हमें मुंगेर में सुकून से रहने दो, हम यहाँ से पॉलिसी बनाएंगे, अपना राज्य चलाएंगे। और वहां से उसने पॉलिसी चला के सुजाउद्दौला से और अवध के नवाब से हेल्प ली और अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत संगठन बनाया कि हम खुद संगठन बनेंगे। और यहाँ से लॉर्ड क्लाइव को चूंकि भेज दिया गया था, लॉर्ड क्लाइव ने अपनी आर्मी पूरा और फोर्ट विलियम जो अंग्रेजों का रुकवा दिया था सिराजुद्दौला ने, अब मीर कासिम, मीर जाफर में वो ताकत नहीं थी, तो अथराइज्ड वे में फोर्ट विलियम पर अंग्रेजों ने का एक किला बन चुका था, सैनिक छावनी बन चुकी थी, उनके पास वेपन्स थे, और पूरे वेपन्स होने के बाद, आर्मी का पावर होने के बाद, उन्होंने मीर जाफर को चैलेंज किया कि आप हमारी बात नहीं मानोगे, आपने हमारी बिना इजाजत के राजधानी शिफ्ट कर दिया, आप हमें टाइम से पैसा नहीं देते हो, यदि ये शर्तें नहीं मानोगे हम फिर से सत्ता परिवर्तन कर देंगे। उसने युद्ध के लिए मंजूरी दे दी कि आप लड़ लो, हम रोज रोज आपकी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 3 ताकतें मिली थी, ये देखिएगा, दिल्ली सल्तनत का प्रतिनिधि जो औरंगजेब का ग्रैंडसन था, ठीक है, और अवध के नवाब जो एक बड़ी ताकत थे मींस मैदानी इलाके की, और तीसरी ताकत खुद मीर जाफर। ठीक, अब ये 3 सेना एक तरफ, चौथी तरफ दूसरी तरफ थी लॉर्ड क्लाइव की सेना, लेकिन लॉर्ड क्लाइव ने अपने कुशल नेतृत्व में इन तीनों को एक साथ हरा दिया और फिर ये बैटल ऑफ बक्सर भी जीत लिया। बैटल ऑफ बक्सर खत्म होते ही पूरे हिंदुस्तान से मुगल सल्तनत खत्म हो चुकी थी, मुगल काल का अंत हो गया, जो बाबर ने एक डायनेस्टी स्थापित की थी वो खत्म हो गई, डचेस को मार के भगा दिया, फ्रांसीसी को मार के भगा दिया। अब केवल एक ताकत थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक कोई उनको चैलेंज करने वाला कहते हैं कि नहीं बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद अंग्रेजों का जो सत्ता था एक तरीके से वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में काफी मजबूत हो गया था। जितने भी कोस्टल एरियाज थे, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम डायरेक्टली यूरोप के किसी कंट्री से बाई रोड नहीं जुड़े थे, एयर का कोई ट्रैफिक उस समय ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं था, तो केवल 2 ही तरीके थे, या तो जमीन से आप जुड़े या जहाज से, पानी के जल मार्ग से जुड़े। यूरोपियन कंट्रीज से हम जल मार्ग से जुड़े थे, जितने भी ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस इंडिया आए वो जल मार्ग से आए, तो आते कहाँ थे, डायरेक्ट अयोध्या लखनऊ तो पहुंचेंगे नहीं, कोस्टल एरियाज में आएंगे, इसलिए चाहे उड़ीसा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे वो लाहौर हो, जितने भी
कोस्टल एरियाज हैं, वहां पर अंग्रेजों ने अपनी अपनी मजबूत छावनियां बना रखी थी। और अगर आपने कभी औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी का इतिहास पढ़ा हो, तो छत्रपति शिवाजी भी सबसे बड़ी अपनी मजबूत नौसेना के सबसे लिए बड़ी जाने जाते थे। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अंग्रेज़ों ने अपना कब्ज़ा तो जमा लिया था, लेकिन उन्होंने एक नीति लाए थे ड्यूअल गवर्नमेंट, हम्म द्वैध शासन। हम्म इस द्वैध शासन के हिसाब से ब्रिटिशों ने हम्म जो दीवानी का कर था, हम्म वो अपने पास रखा, हम्म लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का जो पावर था, हम्म वो उन्होंने नवाबों को दे दिया। हम्म तो ये नहीं बात समझ में आती है कि उन्होंने दीवानी का जो अपना पावर था वो अपने पास रखा और एडमिनिस्ट्रेशन का पावर अपने पास क्यों नहीं रखा? क्या उनको कोई संदेह था कि अगर हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी, तो कहीं इंडियंस उनके ऊपर हावी तो नहीं हो जाएँगे? नहीं, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग मजेदार बात ये है कि ये जो डुअल रूलिंग सिस्टम कहलाता है या इसे द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो उन्होंने दीवानी के अधिकार अपने पास रखकर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पूरा मीर कासिम को दे दिए। ये मीर कासिम और मीर जाफर ये दोनों द्वैध सिस्टम में जो फंस गए थे, उसमें सबसे बड़ा वजह क्या थी? वजह सिर्फ इतनी थी कि वो ये चाहते थे कि क्रीम क्रीम हम खाएं, टैक्सेस हम वसूल करेंगे। दीवानी मामले जो सिविल पावर उन्होंने ले रखे थे, टैक्स सब हम लेंगे, मींस वी विल अर्न द मनी, मनी पैसे हम कमाएंगे। और जो कंस्ट्रक्शन का काम है, जिम्मेदारी का काम है, बाढ़ आ गई तो उसको मैनेज करो, अकाल है तो मैनेज करो, या सड़कें बनवानी है या जो भी कुछ भी प्रबंध है। करने हैं प्रशासन से रिलेटेड, वो सब खर्च करने का डिपार्टमेंट था। तो कमाओ डिपार्टमेंट हम ले लिए हैं, खर्च डिपार्टमेंट आपको दे दिए हैं। इसलिए चाहे मीर जाफर हो वो कान पकड़ के भाग गए, चाहे मीर कासिम हो वो राजगद्दी छोड़कर उन्होंने युद्ध करना पसंद किया, जबकि युद्ध का मतलब उनको भी मालूम था कि हम मर जाएंगे, हारे तो सिराजुद्दौला जैसा हाल होगा। लेकिन ये डुअल प्रणाली अंग्रेजों की सबसे बड़ी कूटनीति थी कि राजा खुद भाग जाएगा कि हमें आपके साथ नहीं रहना, आप ही राज कर लो। कमाने का डिपार्टमेंट हमने रख लिया, खर्च का डिपार्टमेंट आपको दे दिया। आप कब तक खर्च करोगे? एक ना एक दिन आप भाग सही जाओगे बात ना। है, बिल्कुल। मैं कमाता जा रहा हूँ, आप खर्च करते जा रहे हो, आपका तो खजाना उन्होंने खाली। ऑलरेडी इस तरीके की मेंटालिटी बना ली थी कि अगर हम खर्च का डिपार्टमेंट उनको दे देंगे हाँ, और अर्न का डिपार्टमेंट तो ये एक ना एक दिन तो छोड़ ही छोड़ देंगे। ही दें। सर, अगर बात करी जाए एंग्लो मैसूर वॉर की, एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो आधुनिक भारत के इतिहास में ये बहुत महत्वपूर्ण वॉर था। और इस वॉर के बारे में सतीश चंद्रा अपनी किताब में लिखते हैं कि अंग्रेज सबसे ज्यादा टीपू सुल्तान से डरा करते थे। वो अंग्रेज जो किसी से नहीं डरे, वो टीपू सुल्तान से और रणजीत सिंह से इतना क्यों डरा करते थे? देखिए, टीपू सुल्तान का जब आप इतिहास पढ़ेंगे, हम्म। तो एक मुख्य बात आप ध्यान देने वाली, जिस पर बहुत कम इतिहासकार ध्यान देते हैं। एक बुंदेलखंड में कहावत है, बाढ़े पूत पिता के कर्मा, कर्मा। खेती उपजे अपने कर्मा। खेती किसान की मेहनत का परिणाम होती है, और पिता जैसा होता है, पुत्र उसी दिशा का अनुगामी अग्रसर होता है। रहता है। ठीक है। तो हैदर अली एक आम सैनिक की हैसियत से वैदियार राजवंश की सेना में भर्ती हुआ था। वैदियार राजवंश जो कर्नाटका का या उस समय के मैसूर राज्य का सबसे पावरफुल डायनेस्टी था, उसकी सेना में एक आम सैनिक बन के भर्ती हुआ। 6-7 साल सैनिक की हैसियत से काम करके हैदर अली वहां के सेनापति बने अपनी योग्यता की उस पर। और जब उन्होंने देखा कि वैदियार शासक उस आपस में बहुत उलझे हुए हैं, तो उसने तख्ता पलट कर दिया और हैदर अली सुल्तान बन गया। हैदर अली सुल्तान बनने के बाद उसका बेटा, जब हैदर अली की कैंसर से मृत्यु हो गई, तो टीपू सुल्तान वहां का राजा बना। और टीपू सुल्तान अंग्रेजों की कूटनीति, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, इन सब चीजों को अच्छे से देख चुका था प्रैक्टिकली। तो वो अंग्रेजों पर भरोसा नहीं करता था। भले ही अंग्रेजों के खिलाफ जाकर राज चलाना उसके लिए इजी नहीं था, तो वो प्रत्यक्ष विद्रोह नहीं किया उसने कभी, लेकिन उसने अपने आप को मजबूत किया। अपनी एक नेवल फोर्स उसने बनाई, जो नेवी नौसेना में अंग्रेजों को टक्कर दे सके। इसके अलावा वैज्ञानिक अभिरुचि उसमें बहुत ज्यादा थी। कहा जाता है कि शायद पहला रॉकेट उसी ने लॉन्च किया, या रॉकेट का सिस्टम उसने बनाया मैसूर राज्य के अंदर। अच्छा। उसके सबूत भी मिले हैं, प्रयोगशालाएं मिली हैं, और रॉकेट का मॉडल भी मिला है, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि उसने मिसाइल या रॉकेट बनाने की कोशिश की थी। हालांकि वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उसे युद्ध में मरना पड़ा। और एंग्लो मैसूर वॉर
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक नहीं 4 हुए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड थर्ड, एंड फोर्थ। फोर्थ। सेकंड वॉर जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है, इसमें बहुत अंग्रेजों ने इसको एक एम्बिशियस शासक माना टीपू सुल्तान से। वो डरते थे इसलिए क्योंकि वो ये देखते थे कि हमारे इतने पावरफुल होने के बाद भी ये ना तो हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, ना हमारा खुल के विरोध करता है, ना हमें फॉलो करता है। ये उनके लिए बड़ा खतरा था। तब उन्होंने अपने जो स्पाई सिस्टम था, जासूसी सिस्टम था, उससे पता कराया तो पता चला लगातार बंदूकों का, वेपन्स का डिजाइन चेंज हो रहा है, मेथड ऑफ वॉर चेंज हो रहा है, नेवी को पावरफुल बना रहा है, थल सेना पर उतना ध्यान नहीं दे रहा है, मिसाइल पावर का कोशिश कर रहा है। इन सब वजहों से टीपू सुल्तान का नाम आते ही वो डर जाते थे कि ये एक बहुत खतरनाक हो सकता है अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया। 1857 की क्रांति, हम्म, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति मानी जाती है आजाद भारत के लिए। हम्म, और कुछ इतिहासकारों में इसको लेकर के अनबन रहता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये एक सिपाही विद्रोह था, जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये अंग्रेजों के खिलाफ पहली क्रांति थी। देखिए, इसमें दोनों तरह के तथ्य हैं। जो इतिहासकार मानते हैं कि ये एक सैनिक विद्रोह था, वो केवल मेरठ की घटना और मंगल पांडे को याद करते हैं। जो इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, ये धीरे धीरे भारतीयों में जो असंतोष व्याप्त था अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण राजनीति से, जो असंतोष व्याप्त था, उसका एक सामूहिक परिणाम था, जिसकी चिंगारी, जिसका बिगनिंग मेरठ में हुआ, लेकिन धीरे धीरे पूरे भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पूरे भारत के एक एक नागरिक ने इसमें अपनी आहुति दी। जो जिस लायक था, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे सैन्य वर्ग हो, जो भी थे, सबने अपना इसमें एक रोल प्ले किया। 16वीं शताब्दी में सन 1615 ईस्वी में 1608 ईस्वी में जनरल हॉकिंस जो आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यक्ति, जो जहांगीर के दरबार में परमिशन लेने गया, नहीं मिली। उसके बाद थॉमस रो को भेजा गया 1615 में, जिसने जहांगीर को प्रभावित कर एक अंग्रेजी सरकार की नींव रखी। धीरे धीरे 1857 तक, 1615 से 1857 तक, लगभग 250 सालों के बाद ऐसी स्थितियां बनी, अंग्रेजों ने पूरा भारत, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसको लूट लूट के अपनी अलग अलग तरह की टाइम टू टाइम ब्रिटेन की तिजोरियां भर ली थी। हाँ, पूरा भारत को नोच नोच के जितनी संपत्ति ले जा सकते थे, जहाजों में भर भर के ले गए। अब 1857 की क्रांति, जिनको जानकारी है, अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स ही पढ़ें क्लास 5th 6th से, तो आपको उसमें जानकारी मिलेगी कि ये विद्रोह अचानक नहीं हुआ था, जो कहते हैं मंगल पांडे को गुस्सा आ गया और लड़ाई हो गई। नो, इसकी तैयारी हमारे पास चल रही थी, जिसमें बहादुर शाह जफर को पूरे हिंदुस्तान के नेताओं ने, सभी शासकों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना था, जिसमें हमारी बेगम हजरत महल लखनऊ की थी, रानी लक्ष्मीबाई झांसी थी, और ये खासतौर पर लॉर्ड डलहौजी की नीतियों से, ये जो लैप्स पॉलिसी ऑफ डलहौजी थी, जिस राज्य का कोई अधिकारी नहीं होगा, वैलिड सक्सेसर नहीं होगा, उसको हम अंग्रेजी राज्य में मिला लेंगे। रानी लक्ष्मीबाई के राज्य को इसी तरह हड़पना चाह रहे थे, अवध के राज्य को इसी तरह हड़पना चाह रहे थे, और नाना साहब पेशवा, जो बिठूर के शासक थे, ये सारे लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई थी। अगर आपको एक जानकारी दे दूं, कमल का फूल जो ऐसे ही पानी में होता है, और रोटी जो एक आम नागरिक खाता है हिंदुस्तान का, ये 2 सिंबल बने थे उस समय। रोटी और कमल का फूल लेकर मैसेंजर, जैसे आजकल हम व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, सोशल मीडिया में मैसेज करते हैं, उसका रिप्लाई आता है। एक गांव से दूसरे गांव तक, एक गांव का आदमी या चौकीदार आप कह लीजिए, सब नियुक्त किए गए थे कि आपको एक एक गांव में कमल का फूल और रोटी लेकर जाना है, क्योंकि अगर लेटर लेकर जाएंगे, प्रिंटेड पंफलेट लेकर जाएंगे, सैनिक चेक कर लेंगे, आप देशद्रोह में जेल में चले जाओगे। कमल और रोटी तो ये तो आम चीज है, रोटी तो लेकर हम जाएंगे साहब, नहीं तो भूखे मरेंगे, लंच बॉक्स तो कौन रोक सकता है। तो एक गांव में जाकर सरपंच को देते थे, वो उसने अगर रोटी ले ली और कमल ले लिया, माने वो हमारा सहयोग करेगा क्रांति में। मैसेज था, ये क्रांति का सिंबल था 1857 की। एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव, 10 गांव, 50 गांव, धीरे धीरे ये पूरे उत्तर दक्षिण भारत में, पूरा पश्चिम भारत में, ये रोटी और कमल से ये मैसेज फैलाया गया कि इस तारीख में हम एक साथ सभी जगह छावनियों पर विद्रोह करेंगे।
इसमें ऐसे भारतीय भी शामिल थे जो काम कर रहे थे अंग्रेजी सेना में, लेकिन वो विद्रोह में बहादुर शाह जफर का साथ देते। तो रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहब, पेशवा बहादुर शाह जफर, इन सब ने मिलकर ये योजना बनाई। ब्रिटिश सैनिक जो इंडियन थे, भारतीय थे, उन सब ने भी सहयोग करने की कसम खाई। और उसी समय एक मंगल पांडे को जो बहुत हम वो मानते हैं कि ये क्रांतिकारी थे, इन्होंने, मैं उनको बहुत बड़ा अपराधी मानता हूँ। भारत जो 1947 में आजाद हुआ, 90 साल हमें मंगल पांडे के अति उत्साह के कारण गुलाम रहना पड़ा, नहीं तो 1857 में ही हम आजाद हो जाते। अब आप कहोगे सर आप तो उल्टी बात कह रहे हैं। हाँ, ये सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन मंगल पांडे अगर उस दिन विद्रोह नहीं करते, मान लीजिए 17 तारीख हमने डेट फिक्स की थी और 1 तारीख को आप अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पाए, आपने एक साथ अगर हर जगह अंग्रेजों पर अटैक होता तो जितने अंग्रेज सैनिक जहां थे वहीं बिजी हो जाते, झांसी में भी, लखनऊ में भी, मेरठ में भी। लेकिन हुआ क्या, गाय और सुअर की चर्बी का मिला कारतूस आया है, ऐसा एक र्यूमर फैला दिया गया क्रांतिकारियों के द्वारा। और मंगल पांडे एक कट्टर ब्राह्मण थे, कट्टर ब्राह्मण सैनिक थे, जो जनेऊधारी रहते थे, पूरे अपने मतलब जो एक ब्राह्मण के हिंदू रिचुअल्स होते हैं। पर्सनैलिटी में रिचुअल्स होते हैं वो सब फॉलो करते थे। जब उनको पता चला इसमें गाय की चर्बी है, परेड में शामिल हुए। अंग्रेज ऑफिसर ने कहा निशाना लगाओ, इन्होंने बोला मैं इस कारतूस को दांत से नहीं छीलूंगा। तो उनको पूछा क्या रीजन, उन्होंने बताया गाय और सुअर की चर्बी है, गाय हमारे लिए पूजनीय है, हम नहीं छू सकते। इस वजह से उनको टारगेट किया गया, उनको वो मार्शल कानून के अंदर पनिश करने की कोशिश की गई। उनका क्रोध नहीं संभला, उन्होंने 3 अंग्रेज ऑफिसर को वहीं शूट कर दिया और उसी समय ये चिंगारी भड़क गई। लेकिन बाकी पूरे देश के लोग आराम से थे कि 30 तारीख को विद्रोह करना है, ठीक है। मंगल पांडे की वजह से यहाँ हुई सैनिक विद्रोह, मेरठ की छावनी पर कब्जा कर लिया इंडियन सोल्जर्स ने और मेरठ आजाद हो गया। लेकिन कानपुर, झांसी, ये सब जगह किसी को पता भी नहीं चला। उस समय अखबार, व्हाट्सएप, फेसबुक था नहीं कि तुरंत पता चल जाता मेरठ में विद्रोह हो गया। तो अंग्रेजों के लिए कुछ दिन में मेरठ से और जो कानपुर से अंग्रेजी टुकड़ी थी वो आई वापस, मेरठ पे कब्जा कर लिया। अलग अलग जगह पर अलग अलग समय हुई। ग्वालियर के सिंधिया ने धोखा दिया, महारानी लक्ष्मीबाई को मरना पड़ा। ये महारानी लक्ष्मीबाई को आप ये कहना चाहते हैं कि उनका वो वीर गति प्राप्त होने के पीछे सिंधिया का षड्यंत्र था? देखिए, मैं आपको भारत की आजादी का एक सबसे बड़ा कटु सत्य बताना चाहता हूँ। अंग्रेजों का जिसने सपोर्ट किया, उन्होंने 1947 के बाद से बड़े-बड़े पदों पर रहकर सम्मान और पैसा दोनों प्राप्त किया। जिन राजाओं ने, जिन नवाबों ने, जिन सोल्जर्स ने अपना खून बहाया, अपनी जान दे दी देश की आजादी के लिए, उनके परिवार अज्ञात, अनजान रह के समाप्त हो गए, मर गए। उनको कुछ नहीं मिला इस आजादी के बाद। ग्वालियर के सिंधिया घराने में जब रानी लक्ष्मीबाई को महल से निकालकर अलग रहना पड़ा, अंग्रेजों ने उनको महल से निकालकर महल पर कब्जा कर लिया। महारानी लक्ष्मीबाई उस समय, जिसे अभी रानी महल कहते हैं, झांसी के अंदर आज भी मौजूद है, किले से दूर बस्ती के अंदर रानी महल जो है वहां रहती थी वो। वहां उन्होंने महिला सोल्जर्स की एक सेना बना ली थी और उन्होंने अपना एक मैसेंजर भेजा ग्वालियर के राजा के पास। ग्वालियर उस समय एक ताकतवर राजघराना था, अगर वो साथ दे देते तो महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को हरा देती। ग्वालियर के राजा ने धोखा किया और महारानी लक्ष्मीबाई जब उससे मदद मांग के लौट रही थी, उसने अंग्रेजों को खबर कर दी कि रानी लक्ष्मीबाई अभी अभी यहाँ से निकली हैं। अकेली रानी को कालपी के पास घेर कर लॉर्ड डलहौजी ने मार दिया। इसलिए मैं इसे एक शहादत तो थी, नो डाउट शहादत थी, लेकिन सहयोग करने की बजाय मुखबिरी की गई, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति को प्राप्त होना। और एक और इसमें पॉइंट में जोड़ना चाहता हूँ, जो लोग इसे सैनिक विद्रोह मानते हैं, कुछ लोग तो इससे भी एक कदम आगे चलकर इसको कहते हैं स्वार्थ की लड़ाई, कि रानी लक्ष्मीबाई का जब खुद का राज्य जाने लगा तब वो लड़ने आई, उनको देश से प्यार होता तो पहले लड़ जाती। भैया, उस समय ऐसी स्थितियां थी कि एक महिला होने के बावजूद उसने इतना बड़ा संगठन तैयार किया। बहादुर शाह जफर उससे कहीं से कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन चूंकि दिल्ली सल्तनत ने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया था, इसलिए उसने 80 साल के बुजुर्ग नेता को, जो भारत में सबसे पुराना अनुभवी नेता था, उसको अपने इस आंदोलन का मुखिया बनाया, बहादुर शाह जफर का, और पूरे भारत में सूचना फैलाने के लिए रोटी और कमल मैसेज भेजकर एक यूनिटी तैयार की।
अंडर द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर। ये महारानी लक्ष्मीबाई का ही प्लान था। तो ये उनकी झांसी की लड़ाई नहीं थी, उनकी भारत की लड़ाई थी। सर, सबसे अहम सवाल देश के बंटवारे को लेकर है, जिस पर यह कहा जा रहा था कि कुछ रिपोर्टों के हिसाब से 13 अगस्त 1947 के शाम तक ये गांधी जी कहा कर रहे थे कि आज़ादी के बाद अगर बंटवारा हुआ तो उनकी लाश से गुजरना पड़ेगा। लेकिन सर, कुछ चंद घंटों बाद ये सुनने में आया कि बंटवारा हो गया, पाकिस्तान एक अलग देश हो गया और भारत एक अलग देश हो गया। इन चंद घंटों में क्या ऐसा हो गया जो गांधी जी ने अपनी कही बातों से मुकर गए? देखिए, हम और आप आज 20,000 सन 2022 में चल रहे हैं और गांधी जी को समझना उतना आसान नहीं है जितना आसान वो शब्द हैं गांधी। ठीक है। महात्मा गांधी का व्यक्तित्व अपने आप में एक बड़ा कई बेमेल चीजों का एक मेल है। और गांधी जी को हम एक तरफ देखें तो उन जैसा महापुरुष, उन जैसा महात्मा, उन जैसा पवित्र इंसान पूरे इतिहास में कहीं नहीं है। पूरे जीवन में उन्होंने कभी हिंसा का साथ नहीं दिया, हिंसा का विरोध किया, बहुत अच्छी बात है। देश को आजाद कराने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। महात्मा गांधी ने कभी अपने व्यक्तिगत लाभ या अपने व्यक्तिगत ऐशो आराम के लिए कोई जमा पूंजी इकट्ठी नहीं की। वो इतने पावर में थे 1947 में कि वो जिस सीट पर हाथ रख देते वो उनको पद मिल जाता। उन्होंने किसी पद का मोह नहीं किया। ये सब गुण हैं जो बताते हैं कि उनसे बड़ा पवित्र संत इस दुनिया में हुआ ही नहीं है। मैं भी इस बात को मानता हूँ और इसीलिए पूरे देशवासियों की तरह मैं भी उनका हृदय से सम्मान करता हूँ। लेकिन मुझे एक इतिहास के छात्र के रूप में ये कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि गांधी जी में वो सभी दोष भी थे जो एक आम आदमी में होते हैं। उन सभी गलतियों में जो सबसे बड़ी गलतियां गांधी जी से हुई हैं, मेरा कद नहीं है कि मैं गांधी जी पर टिप्पणी कर सकूं, लेकिन जो सच है तो मुझे कहना पड़ रहा है। गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 से पहले 14 अगस्त की रात को जब पाकिस्तान आजाद हुआ, उससे पहले उन्होंने बहुत सी प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया था। कभी बिरला हाउस कोलकाता में, कभी मुंबई में, कभी किसी भी जगह पर जहां गांधी जी होते थे वो शाम को वहां पर भजन संध्या करते थे। उसके बाद जब भी पूरे अगस्त में, जुलाई में, जून में 1947 के जितने भी 14 अगस्त से पहले की उनकी सभाएं थी, हर सभाओं के बाद जब भी उनसे रिपोर्टर्स ने, समाचार पत्रों के रिपोर्टर्स ने उनसे जानने की कोशिश की कि गांधी जी क्या स्थिति है, भारत कब आजाद हो रहा है और जो बंटवारे की राजनीति चल रही, क्या विभाजन होगा देश का, उन्होंने हर इंटरव्यू में ये कहा कि भारत का विभाजन मेरे जिंदा रहते नहीं हो सकता। मैं जब तक जिंदा हूं भारत विभाजन नहीं होने दूंगा। हाँ, अगर विभाजन होगा तो मेरी डेड बॉडी के, मेरी लाश के ऊपर से ही वो डिसीजन साइन होगा। और प्रत्येक भारतवासी, चाहे वो लाहौर का नागरिक हो, चाहे कराची में रह रहा हो, चाहे इस्लामाबाद में रह रहा हो, चाहे बंगाल में रह रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में रह रहा हो, सब इस बात से निश्चिंत है कि गांधी जी देख रहे हैं। गांधी जी जब तक है देश बट ही नहीं सकता। अचानक से ऐसा क्या हुआ, जो आपका क्वेश्चन है, कि 1-2 हफ्ते में ऐसा कौन सा गणित चल गया कि भारत विभाजन हो गया? गांधी जी मरे भी नहीं, गांधी जी जिंदा थे, उनके रहते रहते देश का विभाजन हो गया। तो इसमें जहां तक मैंने व्यक्तिगत पर्सनैलिटी और लाइफ स्टडी किया है महात्मा गांधी का, उसके सोर्सेज है महात्मा गांधी की खुद की लिखी गई पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी गई द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये जो 2 किताबें हैं, साथ में आप नेताजी की किताब पढ़ें या हिटलर की माइन कैंप पढ़ें, इन सबसे जो आपको जानकारी मिलेगी, महात्मा गांधी व्यक्तिगत रूप से मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। नेहरू उनकी फर्स्ट चॉइस थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नेहरू को बनाने पर जिन्ना बिल्कुल राजी नहीं है, तो उन्होंने नेहरू से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बन जाने दो ताकि देश का विभाजन ना हो। तो यहाँ पर यह बात पूरी तरह सही है कि गांधी जी ने अपनी पूरी क्षमता लगा दी कि देश का विभाजन ना हो, लेकिन ना वो नेहरू को समझा पाए, ना वो जिन्ना को समझा पाए। पूरा देश आज भी, पूरा संसार आज भी नेहरू को गांधी जी का सबसे बड़ा भक्त और अनुयायी मानता है।
लेकिन 1947 में अगस्त के महीने में गांधी जी नेहरू को मनाते मनाते थक गए, हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट की, विनती की, लेकिन नेहरू ने कह दिया नहीं, मैं भारत का प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा। और नेहरू की जिद के आगे उन्होंने जिन्ना के हाथ पैर जोड़े, जिन्ना भी मानने को तैयार नहीं थे। दो लोगों की जिद के कारण गांधी जी पीछे हट गए और वो समझौता साइन कर दिया गया, जो माउंटबेटन, जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू की सहमति से हुआ। गांधी जी उस बैठक में नहीं थे। गांधी जी एक हफ्ते से किसी भी बैठक में नहीं गए थे। गांधी जी ने पूरी तरह से अपने आप को जिन्ना और नेहरू से जिद की वजह से डिस्कनेक्ट कर लिया था। 14 अगस्त को अचानक से पाकिस्तान आज़ाद हो गया। 15 अगस्त को सुबह भारत एक दूसरा देश बन गया और गांधी जी इन सब चीज़ों से बहुत दुखी हुए। एक हफ्ते तक वो किसी भी राजनीतिक मंच पर नहीं आए। वो व्यक्ति जो भारत को आज़ाद कराने के लिए तन मन धन से जुटा था, पूरा जीवन उन्होंने गुजार दिया, जब भारत आज़ाद हुआ तो वो किसी मंच पर नहीं था अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए। बिल्कुल सही बात आप बता रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो गांधी जी किसी भी मंच में हफ्तों तक दिखाई नहीं दिए, और ये सबसे उस समय सोचा जा रहा था कि आज़ादी का सबसे मुख्य हिस्सा हम्म, आज़ादी के बाद कहाँ गया है। हम्म, सर, सबसे आखिरी सवाल है ये आपसे जी। कि अभी तक देखा गया कि आज़ादी के बाद से ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस या सरकारी दफ्तर होते थे, उधर पे झंडारोहण कर दिया जाता था। लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में सरकारों ने आह्वान किया है हर घर तिरंगा अभियान। इस हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम जागृत होगा। तो क्या लगता है आपको हमारे आने वाली पीढ़ी को इससे कितना फायदा होगा, और क्या वो वास्तव में राष्ट्र प्रेम जागृत हो पाएगा उनको, उनके हृदय में? देखिए, 15 अगस्त 1947 के समय जो एक देशभक्ति का जज्बा हमारे बुजुर्गों में, पूर्वजों में था, आज़ादी को लेकर जो उत्साह था, उसकी एक वजह थी, क्योंकि उन्होंने गुलामी का वो दौर देखा था जब हमें कुत्तों की जैसा, इंडियंस को कुत्तों के जैसा इज्जत मिलता था, ट्रीट किया जाता था। बहुत सारे एलाइट एरिया होते थे जहाँ लिखा होता था, क्लियरली बोर्ड्स लगे होते थे, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ओके, तो भारत और कुत्ते एक समान थे अंग्रेजों के लिए, ठीक है। आज जो जनरेशन हमारे सामने है, आज की जो युवा पीढ़ी हमारे सामने है, हम देखते हैं उनको आज़ादी विरासत में मिली है, जन्म से ही वो आज़ाद है। उन्होंने वो दौर नहीं देखा जब हमारे पूर्वजों को एक छोटी सी गलती के लिए तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया जाता था, फांसी की सजा दे दी जाती थी। तो इस पीढ़ी को कैसे एहसास दिलाएं कि ये आज़ादी हमें कितनी मेहनत से मिली है, क्योंकि जब तक तकलीफ नहीं होगी तब तक उस दर्द का एहसास नहीं हो सकता। तो अब हम इसके लिए प्रैक्टिकली गुलाम बने फिर आज़ाद कराएं, वो तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये नरेंद्र मोदी सरकार का ये बहुत अच्छा प्रयास है युवा पीढ़ी को एक मैसेज देने के लिए। जब हम घर घर तिरंगा लहराने के लिए तिरंगा लेने घर का मुखिया जाएगा, या कोई पार्टी का कार्यकर्ता उसको एक झंडा देने जाएगा घर में और बताएगा कि भैया इसको छत पर लगाना है, तो घर का हर सदस्य, जो 5 वर्ष का भी हो सकता है, 50 वर्ष का भी हो सकता है, 90 वर्ष का भी हो सकता है, जो 90 वर्ष का उसे नहीं समझाना पड़ेगा तिरंगा क्या है, क्यों लगा रहे हैं। लेकिन जो 5 साल का हमारा बच्चा है, जो 10 साल का बच्चा है, जो 20 साल का बच्चा है, वो एक बार सोचेगा पापा क्या हो गया, आज क्यों झंडा लगा रहे हैं भाई, अभी तक इतने स्वतंत्रता दिवस से हमने नहीं लगाया, अभी क्यों लग रहा है। तब हम उसको कहानी बताएंगे, एक उसके मन में जिज्ञासा होगी, फिर हम बताएंगे तो उसे समझ में आएगा कि एक वो दौर था जब हम गुलाम थे, तब हम ये झंडा पकड़ते थे तो हम सजा दे दी जाती थी। हम इस झंडा को पकड़ने के लिए लाखों लाठियां खाई, लाखों युवाओं ने अपनी जान दी इसी झंडे के लिए। और जब हम ये झंडा अपने छत पर लगाएंगे, हमारा घर का हर सदस्य उससे प्रेरित होगा, और जब वो बाहर निकलेगा गली में, हर घर में तिरंगा देखेगा। तो जब हम सारे लोग एक ही खाना खाते हैं, एक ही कपड़े पहनते हैं, स्कूल में एक यूनिटी का भाव होता है, भाईचारा दिखता है। जब हर घर तिरंगा से सजा होगा तो एक सेंस ऑफ यूनिटी आएगी, और पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि भले ही हम आपस में लड़ते हैं पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लेकिन देश की शान तिरंगे के लिए हम सब अपनी गर्दनें सीधी करके खड़े हैं कि कोई हमारी तरफ बुरी दृष्टि डालेगा तो इतने सारे 1.25 अरब लोगों से, 1.5 अरब लोगों से उसे टकराना होगा। हम आपस में लड़ते हैं, एक घर में 4 भाई हैं, हम सब लड़ते हैं, एक चॉकलेट के लिए बड़ा भाई छोटे भाई को उठा के पटक देता है,
हिंदू मुसलमान से झगड़ा हो रहा है, हमारा आपसी मामला है ना। अपर कास्ट लोअर कास्ट का झगड़ा हो रहा है, भारत का अंदरूनी मामला है ना। विदेशी कोई इसका लाभ उठाए, इससे हम सब एक हैं का मैसेज जाए, इसलिए ये घर घर तिरंगा अभियान बहुत जरूरी था। मेरे तरफ से इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को हृदय से साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया और भारत की आज़ादी के लिए जो 200 वर्षों का कड़ा संघर्ष रहा उसको लेकर के आपने बड़े विस्तार से जानकारी दी। तो ये थे हमारे साथ इतिहासकार मनीष त्रिपाठी जी, जिन्होंने आखिरी में ये सबसे खास बात बोली है कि हर घर तिरंगा अभियान से सेंस ऑफ यूनिटी निकलेगी, कि हम 125 करोड़ देशवासी एक साथ हैं। अगर हमारे ऊपर कोई भी गलत नज़र उठा के देखेगा तो हम 125 करोड़ देशवासी उसका सर कलम करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसी तरीके से हम आपको और भी कुछ खास लोगों से मिलवाएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।